हेलो एवरीवन। डीएस नर्सिंग क्लासेज पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मलेरिया का सेकंड पार्ट, और जिसमें हम ड्रग्स और ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट मैंने डाला था पहले मलेरिया का, उसमें जो कुछ छूट गया था वो अपन पूरा मलेरिया के सेकंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे। ओके गाइज। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका था। हेलो। ये मैंने आपको जो ये दिख रहा है मलेरिया साइकिल, जिसको मैं आपको कम्प्लीटली पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर बता चुका था। ठीक है। कि इसमें कैसे कैसे क्या होता है, तो ये मैं पूरा डिटेल से आपको पहले बता चुका था पूरा का पूरा कम्प्लीटली फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो यदि जिस स्टूडेंट ने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके फर्स्ट पार्ट को जाके देख सकता है। तो अब बात करेंगे हम इसकी जो पहली ड्रग्स है क्लोरोक्वीन। और क्लोरोक्वीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट। तो आप सभी को पता होगा कि जो क्लोरोक्वीन है, ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस मलेरिया। क्लोरोक्वीन यानी कि मलेरिया की पहली फर्स्ट ऑफ ड्रग चॉइस है। ठीक है, क्या क्लोरोक्वीन। ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेगनेंसी, यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसमें भी हम अधिकतर क्लोरोक्वीन को ही देते हैं। लेकिन इस दवा का एक साइड इफेक्ट है, वो है बुल्स आई मैक्यूलोपैथी। बुल्स आई मैक्यूलोपैथी का मतलब है साड़ जैसी आंखें वाला। ठीक है। यानी कि इस दवा का एक साइड इफ़ेक्ट ये निकल कर आता है कि जब किसी को मलेरिया हो जाता है और हम उसको यदि क्लोरोक्वीन चलाते हैं तो किसी किसी में ऐसा होता है कि उसकी जो आंखें हैं वो सांड जैसी दिखाई देती है, या मतलब आंखों का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आंख बड़ी बड़ी दिखाई देती है। यानी कि आई की क्या हो जाती है, मैक्यूलोपैथी हो जाती है। यानी कि इसमें होता क्या है कि कैन कॉज ब्लाइंडनेस, मतलब आंख का कुछ मैक्यूलोपैथी की वजह से जो विजन है दिखाई देना थोड़ा कम पड़ जाता है, मतलब दिखाई देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो मैक्यूलर रहता है, क्या रहता है, मैक्यूलर रहता है, इसका थोड़ा सा क्या हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है। तो अपन का जो रेटिना रहता है, क्या रहता है, रेटिना जो अपन को क्या है विजुलाइज कराता है किसी चीज़ों को, उसका साइज, ये रेटिना अपन को प्रॉपर किसी चीज़ को दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि जो मैक्यूला है उसका क्या हो गया है, इन्लार्जमेंट हो गया, साइज बढ़ गया है। तो इसमें जो इसका साइड इफेक्ट यदि होता है तो उस पेशेंट की जो आँखें है वो कैसी दिखाई देती है, सांड जैसी दिखाई देती है। तो इसका एक ही आपको साइड इफेक्ट याद रखना है, वो है मैक्यूलोपैथी। ये वाला आपको साइड इफेक्ट ध्यान में रखना है। और ये फर्स्ट ऑफ चॉइस किसके लिए, मलेरिया के लिए। ठीक है। और प्रेगनेंसी में भी हम इसी को देते हैं। यदि किसी प्रेग्नेंट महिला को यदि मलेरिया हो जाता है तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, क्लोरोक्वीन। ओके गाइज। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे। तो अब हम बात करेंगे इसके दूसरे ड्रग्स, जिसका नाम है क्यूनिन। ठीक है। तो क्यूनिन हम देते कब है अक्सर, तो हम क्यूनिन जब देते हैं जब क्लोरोक्वीन काम ना करे या उसका क्या हो जाए, रेजिस्टेंस हो जाए, तब हम क्यूनिन को अक्सर देते हैं। ठीक है। तो ड्रग ऑफ चॉइस यानी डीओसी का मतलब होता है ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है। डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट मलेरिया, यानी कि जब क्लोरोक्वीन काम ना करे तब हम कौन सी ड्रग्स देते हैं, क्यूनिन देते हैं। ठीक है। अब ये क्यूनिन, क्यूनिन इज मेड फ्रॉम सिनकोना प्लांट, एक पेड़ का नाम है सिनकोना। उससे उसकी छाल से ये जो क्यूनिन ड्रग्स है बनाई जाती है, उसकी छाल को प्राप्त करके ये ड्रग्स बनाई जाती है। अब इस दवा का जो एक साइड इफेक्ट है वो ये है कि हाइपोग्लाइसीमिया। इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि ग्लूकोज बनने से रोकता है। तो हम जब कभी किसी पेशेंट को यदि क्यूनिन चलाते हैं तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, किसकी, हाइपोग्लाइसीमिया, यानी ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है उसकी बॉडी के अंदर कम
हो जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो हमें पसीना निकलने लगेगा, ठीक है। डायफोरेसिस, रात के टाइम पसीना निकलने लगेगा, ठीक है, स्वेटिंग होने लगेगी ये। तो अक्सर हमारा जो ग्लूकोज का लेवल कितना रहता है, यदि हम बात करें ग्लूकोज के लेवल की, ठीक है, तो यदि हम भूखे पेट है, क्या है, भूखे पेट है, तो ये लगभग 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास होता है। और यदि खाना खा लिया है तो खाना खाने के बाद लगभग ग्लूकोज का जो लेवल है वो 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास होता है। कितना, 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के क्या होता है, आसपास होता है। ओके गाइज, इतना आपको सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था किसके बारे में, क्यूनिन अपन कब देते हैं अक्सर, ठीक है, जब क्लोरोक्यून काम ना करे या उसका रेजिस्टेंस हो जाए, ठीक है। तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट, और भी अदर साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है, ठीक है, क्यूनिन के, तो इसका नोजिया क्या है, अलग दूसरे जो साइड इफ़ेक्ट है, तो नोजिया भी हो सकता है, इससे वॉमिटिंग भी हो सकती है और वर्टिगो चक्कर भी आ सकते हैं। तो अक्सर आप कोई भी ड्रग्स लीजिएगा, ठीक है, बहुत सारी ड्रग्स का नोजिया वॉमिटिंग कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो ये 3 कुछ और साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं। तो इन तीनों साइड इफ़ेक्ट्स को हम संयुक्त रूप से बोलते हैं सिनकोनिज्म। क्या, सिनकोनिज्म। ओके गाइज, ये आपको इतना आया समझ में, ठीक है, मेरे को रिप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो प्राइमाक्यून है। प्राइमाक्यून के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हम मतलब सभी एंटी मलेरियल ड्रग्स के साथ प्राइमाक्यून को हम अक्सर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसके पीछे की कहानी, ठीक है, कि जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि मलेरिया जो प्लाज्मोडियम है वो कितने टाइप का होता है, मोस्टली 4 टाइप का, लेकिन एक टाइप और मान लेते हैं हम, नॉलिसी। तो मलेरिया मोस्ट ऑफली कितने टाइप का रहता है, मलेरिया रहता है, ठीक है, बाइबेक्स, फाल्सीफेरम, ओविल, मलेरिएज और नॉलिसी, ठीक है। तो इनमें अक्सर सभी टाइप के मलेरिया में अपन किसको चलाते हैं, प्राइमाक्यून को, छोड़ के किसको, फाल्सीफेरम को, क्योंकि फाल्सीफेरम में जो एक्सो इरिथ्रोसाइट स्टेज होती है जिसमें मीरोजोइड्स किस में चले जाते हैं, रिलैप्स कंडीशन के अंदर चले जाते हैं, तो उसको हम प्रोफाइलेक्सिस के लिए अपन चलाते हैं क्या, प्राइमाक्यून। तो जो फाल्सीफेरम है, ठीक है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम है, उसके अंदर एक्सो इरिथ्रोसाइट होती नहीं है, तो उसके अंदर हम प्राइमाक्यून चलाने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन इस दवा का एक साइड इफ़ेक्ट है। वो साइड इफ़ेक्ट क्या है कि इससे एक प्रॉब्लम हो जाती है, जो प्रॉब्लम का नाम है मेट हीमोग्लोबिनीमिया, ठीक है। तो इसमें अक्सर होता क्या है कि मेट हीमोग्लोबिनीमिया, ठीक है, अपन बात करें मेट हीमोग्लोबिनीमिया की, तो इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको बोलते हैं मेट हीमोग्लोबिन। यानी कि मेट हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का एक रूप है, यानी कि एक उच्च लेवल का, ठीक है, उच्च लेवल का। यानी कि जब हम किसी पेशेंट को ये ड्रग देते हैं प्राइमाक्यून, ठीक है, तो प्राइमाक्यून करता क्या है कि हमारा जो ब्लड है, हमारा ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसी है, ठीक है, और आरबीसी के क्या क्या कंपाउंड्स अपन जैसे मान लीजिएगा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, आयरन है, ठीक है। तो आयरन हमारी बॉडी का जितना % होता है, ठीक है, उसका 70% आयरन पाया जाता है हमारी किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, ठीक है। बाकी का 5% पाया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, बाकी का 25% पाया जाता है स्टोर फॉर्म में आयरन रहता है, ठीक है, मसल्स के अंदर। तो जो आयरन आरबीसी में पाया जाता है वो एक्टिव फॉर्म के अंदर रहता है। किस फॉर्म के अंदर रहता है, एक्टिव फॉर्म के अंदर, ठीक है। जो एक्टिव फॉर्म के अंदर आयरन रहता है तो उसको हम बोलते हैं Fe2+ या फेरस। क्या, Fe2+ या फेरस, या प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, ठीक है। लेकिन जब ये स्टॉप फॉर्म में चला जाता है तो ये बन जाता है Fe3+, फेरिक या फेरिटिन, फेरिक या फेरिटिन, यानी स्टोर्ड फॉर्म इन आयरन। ये फेरिटिन या फेरिक ये आयरन की क्या है, स्टोर फॉर्म है। तो अक्सर होता क्या है कि जब हम किसी को प्राइमाक्यून चलाते हैं, ठीक है, तो प्राइमाक्यून की वजह से होता क्या है कि जो आयरन है, ठीक है, वो स्टॉप फॉर्म में
कन्वर्ट होने लगता है, यानी वो स्टोर होने लगता है, फेरिटिन में कन्वर्ट होने लगता है। इसके वजह से ठीक है जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास O2 नहीं रहती, हाइड्रोजन के पास क्या नहीं रहती, O2 नहीं रहती, क्योंकि मतलब आयरन की और हीमोग्लोबिन की क्या है, हाई एफिनिटी हो जाती है। यानी कि जब हीमोग्लोबिन मिल जाता है और आयरन मिल जाता है तो दोनों एक दूसरे को बाइंड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जब हीमोग्लोबिन चला जाएगा तो उसमें से H आयन निकल जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या रहेगी, फिर जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करने वाला कुछ रहेगा नहीं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि ये लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है, खींचता है और बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। और हमारी बॉडी के जो सेल और टिश्यू वहाँ से निकालता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करके कहाँ पे छोड़ता है, लंग्स में। और लंग्स से अपन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करके, यानी अपन जब सांस बाहर छोड़ते तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि इसका क्या प्रॉब्लम आती है इसकी वजह से, मेट हीमोग्लोबिनीमिया। तो मेट हीमोग्लोबिनीमिया क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो अकेली रह जाएगी, ठीक है। तो सेल या टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी, तो हमारे बॉडी के अंदर किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उस कंडीशन में बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो बॉडी का कलर पेल कलर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण, यानी ब्लूइश कलर, नीला नीला सा पड़ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोसिस, ठीक है। तो आपको इसके बारे में समझ में आया कि इसका जो मेन काम क्या है, कि इसका मेन काम है क्या कि इसको अपन सभी एंटी मलेरियल ड्रग्स के साथ ऐड करके देते, किसको छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम को छोड़ के। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है जिसका नाम है मेट हीमोग्लोबिनीमिया, यानी कि इसके वजह से जो ऑक्सीजन आयन है वो अकेला रह जाता है। तो ऑक्सीजन आयन अकेला रह जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन को कौन बाइंड कर लेता है, फेरिटिन बाइंड कर लेता है और स्टोर फॉर्म में चला जाता है। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी या सेल टिश्यू तक नहीं पहुंच पाती और हमारा हाइपोक्सिया साइनोसिस हमें हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको मेट हीमोग्लोबिनिया की जी डेफिनेशन बताई है, ठीक है, कि मेट हीमोग्लोबिनी क्या है। तो मेट हीमोग्लोबिनीमिया इज ए कंडीशन ऑफ एलिवेटेड मेट हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। सिम्टम्स में इंक्लूड हेडेक, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नोजिया, पुअर मसल्स कोऑर्डिनेशन एंड ब्लू कलर्ड स्किन। या साइनोसिस कॉम्प्लिकेशंस में इंक्लूड सीजर्स एंड हार्ट अटैक। यानी कि मेट हीमोग्लोबिनिया की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसमें सर दर्द हो सकता है, क्या हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, हेडेक बोले तो सर दर्द हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, यानी आदमी थका थका हुआ महसूस करेगा, झपकी सी लगेगा, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ, नोज यानी जी मचलाने लगेगा, पुअर मसल्स कोऑर्डिनेशन यानी मसल्स आपके सही से काम नहीं करेंगे, आपको थोड़ा थका हुआ फील करोगे, आप कोई वजन उठाओगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, एंड ब्लू कलर्ड स्किन, और आपकी जो स्किन है उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, पील नीला नीला पड़ जाएगा। कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड सीजर्स आ सकते हैं, ठीक है, मिर्गी का दौरा पड़ना, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। हार्ट में एरिथमिया, जो हार्ट की रिदम है वो एबनॉर्मल हो सकती है। तो ये तो थे इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट या इसके साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। मैंने जो दूसरा लिखा है, मेट हीमोग्लोबिन इज ए हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ मेटल ऑफ प्रोटीन इन विच द आयन इन द heme group is in the ferric acid state, not the ferrous of normal hemoglobin. Met hemoglobin cannot bind oxygen, so which means it cannot carry oxygen to tissue. It is bluish chocolate brown in color. तो मैं वो जो पहले बता रहा था कि इसमें क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि मेट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेगा, मतलब अपने साथ जोड़ेगा नहीं, तो हमारे सेल टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी, तो हमारे हाइपोक्सिया हो जाएगा, शरीर का कलर नीला पड़ जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा, ठीक है। ये था। अपन बात करें अब इंक्यूबेशन पीरियड की, किसकी बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड की यदि अपन बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड में जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है उसका 14 दिन का होता है, प्लाज्मोडियम मलेज का 28 दिन का होता है, ओवेल का 17 दिन के समथिंग इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और फाल्सिफेरम का 12 दिन होता है। ये थोड़ा सा सबसे ज़्यादा जानलेवा कौन सा, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। और इंडिया में जो मोस्ट कॉमनली होता है वो होता है वाइवेक्स। कौन सा होता है, वाइवेक्स। बाकी सबसे ज़्यादा जो जानलेवा है वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम
फाल्सीफेरम। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब हम अगली ड्रग्स की बात करेंगे, उसका नाम है आर्टीमेसिन। क्या? आर्टीमेसिन। तो ये 3 ग्रुप में आती है, आर्टीमेसिन, आर्टीसुनेट, आर्टीमीतर, आर्टीईथर, ठीक है। जो इन ड्रग्स को हम बोलते हैं कि ये जो ड्रग्स है ये फास्ट एक्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग एंटी मलेरियल ड्रग, यानी कि ये ड्रग बहुत फास्ट काम करती है और स्ट्रॉन्ग एंटी मलेरियल, यानी मलेरिया के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग्स मानी जाती है। कौन सी? आर्टीमेसिन। अब हम एक दूसरे पॉइंट की बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मोस्ट कॉमन डेथ ऑफ मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा मौतें होती है, जो सबसे ज़्यादा जाना जाती है मलेरिया में, तो वो जाती है सेरेब्रल मलेरिया के वजह से, जिससे कि हम आम भाषा में बोलते दिमाग की बुखार, या उसके तो मगज को बुखार चढ़ गया, सेरेब्रल मलेरिया, ठीक है। ये तो सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया कॉज, अगर मलेरिया के सीवियर कॉम्प्लिकेशन होंगे, ठीक है, तो ज़्यादातर जो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम हैज मैक्सिमम चांस ऑफ सेरेब्रल मलेरिया, यानी कि जो अभी मैंने आपको टाइप बताए थे मलेरिया के, जिसमें मैंने आपको 4-5 टाइप्स के बारे में बताया था, मोस्टली 4 होते हैं लेकिन एक और आ गया था। तो पहला बाइबैक्स, ठीक है, दूसरा फाल्सीफेरम, ओवेल, मलेरियाज और नॉलेसी, ठीक है। तो इनमें से जो ज़्यादातर चांस रहते हैं मगज को बुखार चढ़ने के या सेरेब्रल मलेरिया के, वो होते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के, ठीक है। तो जब किसी को दिमाग की बुखार हो जाता है या मगज में बुखार चढ़ जाता है, सेरेब्रल मलेरिया हो जाता है, तब हम उस कंडीशन में उस पेशेंट को आर्टीमेसिन चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अब बात करें अगली स्लाइड की, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम ओनली कॉम्प्लिकेटेड ऑफ मलेरिया, यानी कि मलेरिया की जितनी भी कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है, उनमें अगर सबसे ज़्यादा खतरनाक मलेरिया की बात करें हम, तो सबसे ज़्यादा या कॉम्प्लिकेटेड जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम ही है, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम ये जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, इसमें क्या है, जो बाइबैक्स है, ओवेलिए, फाल्सीफेरम है, ये इनमें से जो फाल्सीफेरम यही थोड़ा सा क्या है, मैलिग्नेंट है, यानी ज़्यादा खतरनाक है, घातक है। बाकी ये टर्सर यानी ज़्यादा कुछ खास इफेक्ट नहीं दिखाती है, ज़्यादा खास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, लेकिन ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। बाकी की 2 इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ठीक है। बाकी की जैसे कि आपको लिखा हो, बिकॉज साइन एंड सिम्टम्स अपीयर द 3rd डे आफ्टर 48 आवर्स, ठीक है। तो मलेरिया के जो टाइप्स मैंने आपको बताए, तो किसी में क्या होता है कि आज बुखार आया तो अगले 2 दिन बाद बुखार आएगा, अगले 2 दिन बाद बोले तो 48 घंटे बाद बुखार आएगा, ठीक है। तो मतलब आज मलेरिया के आपको साइन एंड सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है फिर कल आपको मलेरिया का साइन एंड सिम्टम्स दिखाई ना दे, या बुखार फीवर ना आए, मसल्स पेन ना, और उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद दिखाई दे, ठीक है। किसी में क्वार्टर मलेरिया, ठीक है। किसी में क्या रहता है, किसी मलेरिया के टाइप में आपको आज बुखार आया है, उसके 3 दिन या 4 दिन बाद बुखार आएगा, यानी 72 घंटे के बाद दोबारा से साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो ये है बस, बाकी ज़्यादा इसके अंदर कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है वो अभी आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो आरबीसी है, क्या है? आरबीसी। तो आरबीसी का जो नॉर्मल शेप होता है, ठीक है, नॉर्मल जो आकार होता है वो रहता है बाइकार्प, ठीक है। बाइकार्प बोले तो हंसिया जैसा, कैसा? हंसिया जैसा इसका क्या होता है? आकार होता है, ठीक है। और इसका जो लाइफ स्पान होता है, जो इसका ज़िंदगी रहती है, जो जीने की अवधि रहती है, वो 120 डे मैक्सिमम होती है, ठीक है। और 120 डे के बाद आफ्टर 120 डेज, यानी 120 दिन के बाद शेप्ड इन चेंज ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का जो आकार है वो बदल जाता है, ठीक है। तो बिगड़ी हुई आकार की या बदली हुई आकार की आरबीसी क्या कहलाती है? एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी, यानी जब बिगड़ी हुई आकार की आरबीसी कहाँ पे पहुँचेगी?
स्प्लीन के अंदर पहुंचेगी। कहाँ पे पहुंचेगी? स्प्लीन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? फीलिया। ठीक है, तो स्प्लीन क्या करेगा? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर देगा, जो बिगड़ी हुई शेप की आरबीसी, यानी जिसका मतलब अवधि खत्म हो गई है, जीने की अवधि क्या होगी? खत्म। तो आरबीसी सोचेगा, वो स्प्लीन सोचेगा कि इसका तो लाइफ स्पान खत्म हो गया है, अब इसको क्या कर दो? खत्म कर दो। ठीक है, तो आरबीसी का क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका था कि हमारा जब किसी को मलेरिया होता है, क्या होता है? मलेरिया होता है। तो मलेरिया में होता क्या है कि जो इरिथ्रोसाइट है, हमारी जो आरबीसी है, आरबीसी का लगातार तेज़ी से डिस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? आरबीसी का लगातार तेज़ी से डिस्ट्रक्शन होता है। तो डिस्ट्रक्शन यानी उनका शेप बिगड़ जाता है। तो बिगड़ी हुई शेप की आरबीसी जब गुजरती है कहाँ से? स्प्लीन से, तो स्प्लीन सोचता है कि इसका भी लाइफ स्पान क्या हो गया है? पूरा हो गया है। ठीक है, तो इसको भी क्या कर दो? डिस्ट्रॉय कर दो। तो स्प्लीन तेज़ी से बिगड़ी हुई आरबीसी की शेप का तेज़ी से डिस्ट्रक्शन है, तेज़ी से उन्हें डैमेज करने लग जाता है, क्षतिग्रस्त करने लग जाता है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या है? स्प्लीन पर वर्क लोड बढ़ जाएगा, काम का लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि उधर मलेरिया की वजह से या मलेरिया के जो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे इरिथ्रोसाइटिस की वजह से तेज़ी से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन तेज़ी से होगा तो स्प्लीन भी तेज़ी से काम करेगा, यानी सेल को क्या करेगा? ठीक है, डिस्ट्रॉय करेगा। तो ज़्यादा वर्कलोड बढ़ने की वजह से किस पे? स्प्लीन पे। उसका स्प्लीन का क्या बढ़ जाता है? आकार बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? आकार, यानी साइज बढ़ जाता है। यदि जैसे कि अपन बात करें आकार बढ़ने की, तो जैसे मान लीजिएगा कि ये क्या है? कोई ये चल नहीं है, चाय छानने वाली। ठीक है, और इसमें यदि आप चाय निकालोगे लिमिट में तो ठीक है, चाय लिमिट में निकालोगे तो क्या है? ठीक है, लेकिन आप इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाय निकालोगे तो इस पर, इसकी सतह पे क्या जम जाएगी? चाय जम जाएगी, या नीचे इससे जो स्प्लीन से चाय नहीं छन पाएगी, तो इसका चलने का क्या बढ़ जाएगा? आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्प्लीनोमेगली की क्या वजह हो सकती है? तेज़ी से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना। तो मलेरिया के अंदर तेज़ी से आरबीसी का क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, यानी इरिथ्रोसाइट का क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है। ओके, ठीक है। फिर जैसे कि और कई भी वजह है, उन कंडीशन के अंदर भी आरबीसी का तेज़ी से डिस्ट्रक्शन होता है, यानी इरिथ्रोसाइट का तेज़ी से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि थैलीसीमिया है, हेरिडेटरी है। ठीक है, स्पेरोसाइटिस, यानी मलेरिया में होता ही होता है। लेकिन सिकल सेल जो एनीमिया होता है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कई बार क्या रहता है कि इतना स्प्लीनोमेगली हो जाता है, यानी स्प्लीन का इतना साइज बढ़ जाता है कि उसके अंदर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। ठीक है, और वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो कई बार हमें स्प्लीन को निकालना पड़ता है। और स्प्लीन को निकालने की जो प्रोसेस है, यानी हटाने की जो प्रोसेस है, वो सर्जरी द्वारा हटाएंगे, हम काट के निकालेंगे। ठीक है, तो सर्जरी द्वारा स्प्लीन को काट के निकालना क्या कहलाता है? स्प्लीनोटॉमी, स्प्लीनेक्टॉमी। ठीक है, तो हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यदि स्प्लीनेक्टॉमी होती है, यानी स्प्लीन को काट के निकाला जाता है, तो वो सिर्फ एक ही वजह है, मलेरिया। क्या है? मलेरिया। और कई वजहों की वजह से भी स्प्लीनोमेगली होती है, फिर स्प्लीन को काट के निकालना पड़ता है। लेकिन इंडिया का जो मोस्ट कॉमन है वो है स्प्लीनेक्टॉमी, यानी मलेरिया की वजह से ही स्प्लीनेक्टॉमी ज़्यादा होती है, यानी स्प्लीन को काट के निकालने की शिकायत हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मेन कॉज ऑफ डेथ ऑफ मलेरिया, तो मलेरिया में मेन कॉज ऑफ डेथ, यानी कि सबसे ज़्यादा डेथ मलेरिया में यदि होती है तो वो होती है सेरिब्रल मलेरिया, यानी मैं वो वही बता रहा था आपको, सेरिब्रल मलेरिया यानी मगज का बुखार या दिमागी बुखार। ठीक है, जैसे कि हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि पहले तो मेगली होगी, स्प्लीनोमेगली, यानी स्प्लीन का साइज बड़ा होगा। तो सेल का साइज बढ़ता है, यानी सेल के साइज में, मान लीजिए ये सेल इतनी, अब इसका साइज इतना बढ़ जाए। ठीक है, तो सेल का साइज बढ़ना क्या कहलाता है? हाइपरट्रॉफी। क्या कहलाता है? हाइपरट्रॉफी। लेकिन यदि सेल का नंबर बढ़ने लग जाए, सेल का साइज ना बढ़े, सेल का नंबर बढ़े, क्या बढ़े? सेल का नंबर बढ़े, सिर्फ सेल का नंबर बढ़ रहा है, तेज़ी से रैपिडली डिवीजन हो रहा है सेल का, तो उसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। और जब सेल का साइज भी बढ़े और सेल का नंबर भी बढ़े, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। ओके, ठीक है, तो ये था। और प्रोटीन आर मेड अप टू अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन आर मेड अप टू इट सो अमाइनो एसिड्स। ठीक है,
तो जो प्रोटीन रहते हैं उसके अंदर समथिंग समथिंग कितने अमाइनो एसिड्स रहते हैं, 100 के समथिंग उसके अंदर अमाइनो एसिड्स रहते हैं, ठीक है। और अपन यदि लास्ट में यदि बात करें मलेरिया के डायग्नोसिस की, ठीक है, तो मलेरिया का अपन डायग्नोसिस कैसे करते हैं, यानी कि मलेरिया का टेस्ट कैसे करते हैं। तो मलेरिया का जो टेस्ट है हम 2 तरीके से करते हैं, ठीक है। यानी कि एक पेरीफेरल ब्लड स्मीयर बनाते हैं, यानी कि 2 स्मीयर इस टाइप की अपन लेते हैं। कितने टाइप की? 2 स्मीयर इस टाइप की अपन लेते हैं। एक थोड़ी सी मोटी वाली, एक क्या मोटी वाली और एक पतली वाली, ठीक है। तो एक मोटी वाली के अंदर भी ब्लड डालते हैं और पतली वाली के अंदर भी अपन क्या डालते हैं, ब्लड डालते हैं। तो एक जो मोटी वाली है, ठीक है, उससे अपन पता लगाएंगे कि प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। मोटी वाली से किसका पता लगाएंगे? प्लाज्मोडियम का पता लगाएंगे कि ये प्लाज्मोडियम एब्सेंट है या प्रेजेंट है, ठीक है। और जो थिन है पतली वाली, उससे हम पता लगाएंगे, ठीक है, अगर प्लाज्मोडियम है तो फिर वो कौन से टाइप का है। तो यूज टू टेल मलेरिया इन कॉज्ड बाई विच प्लाज्मोडियम, यदि जो प्लाज्मोडियम यदि प्रेजेंट है तो वो कौन से टाइप का है, तो वो पतली वाली से हम पता लगाते हैं, ठीक है। और बाकी एक दूसरा भी टेस्ट होता है, ठीक है, जिसका नाम है HRP, हिस्टामिन रिच प्रोटीन, यानी कि जिसमें एंटीजन प्रेजेंट इन प्लाज्मोडियम, यानी कि जो प्लाज्मोडियम के जो एंटीजन है वो प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन डिटेक्ट करते हैं HRP के द्वारा। तो ये था आपका मलेरिया के बारे में सेकंड पार्ट, ठीक है। यदि किसी को कुछ पूछना है तो मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। ओके गाइज।